First of all, I would like to thanks Maharaj Agarsen University. So today I will deliver a lecture on the very basic of ultraviolet spectroscopy. Okay. So this is the content of my presentation. First of all, what is spectroscopy? What do you mean by spectroscopy? Introduction of UV visual spectroscopy, absorption laws and molar absorptivity, instrumentations, origin of UV visual spectroscopy, formation of absorption bands, and some important terms or shift in absorption maxima and intensity. Okay. So first of all, what is spectroscopy? Study of quantized interaction of electromagnetic. One second. Yes, ma'am. Slides are not changed. 1 second. Okay. Okay, so study of quantized interaction of electromagnetic radiation with the matter. So here we will see some important words. First is quantized and second one is interaction. Okay. So interaction. What is interaction? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेक्शन जो वर्ड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इंटरेक्शन किस चीज का होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर. मैटर के साथ अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो कहां पे? वेयर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है दैट इज एनर्जी एंड मैटर. तो एक एनर्जी मैटर के साथ इंटरेक्शन कैसे करेगा? तो जो इंटरेक्शन है पर्टिकुलरली इंटरेक्शन वर्ड्स, वहां पे जो एक पर्टिकुलर मैटर्स का जो एनर्जी है, when we will talk about specifically ultraviolet spectroscopy, we are talking about the valence electrons. ओके. एनएमआर की हम बात करते हैं तो वहां पे हम जो उसका स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन, उसकी बात करते हैं. वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं, तो वहां पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसकी हम बात करते हैं. जो रोटेशनल एनर्जी है, माइक्रोवेव की एनर्जी. तो बेसिकली जो आपका इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका एक एनर्जी हुआ. और जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या है, वी हैव अ एंटायर स्पेक्ट्रम स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉस्मिक टू द रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स. Okay, so particular energy level of particular energy of electromagnetic radiation is capable of doing some excitation in the particular energy level. It may be your electronic energy levels, it may be your nuclear spin, it may be your vibrational energy, and it may be your rotational energy. Okay, so here when interaction occur with, जब इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो कोर सेल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसको हम देखते हैं एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में. ओके. और जो आपका न्यूक्लियर स्पिन मींस फ्लिक फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं. वैसे ही हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी और जो आपका जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका जो है हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं. सेम हमारा रोटेशनल एनर्जी है, कोई मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो रोटेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, मींस कोई भी आपका मॉलिक्यूल है किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में अगर वो है, तो वो उसी पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. ओके. क्योंकि हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक कोई, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है, हमने उस पर एंटायर स्पेक्ट्रम को इंसिडेंट किया. अब ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें मींस सारे का सारा स्पेक्ट्रम्स वो एब्जॉर्ब करेगा और आपको कुछ इंटरेक्शन बताएगा. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे जो आपके एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं. जैसे हम अल्ट्रावायलेट में देखते हैं. ठीक है,
जैसे हम NMR में देखते हैं रेडियो वेव्स, तो NMR में क्या है, हम रेडियो वेव्स इंसिडेंट करते हैं, जो भी आपका प्रोटॉन, अगर हम HNMR स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हम रेडियो वेव्स को इंसिडेंट करते हैं, तो जो फ्लिप ऑफ न्यूक्लियस है ये हम NMR में देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वांटाइज्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड? ओके, अब जो हमारा क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स है, क्वांटाइज का मतलब होता है कि a definite energy that is associated with the particular energy level। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या क्या होता है? जैसे स्टेयर्स होती हैं, पौड़ियां, तो जैसे फर्स्ट स्टेयर आ गया आपका, सेकंड स्टेयर आ गया, फिर थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे ही सेम हमारे एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब जैसे हमने कोई इंसिडेंट किया रेडिएशन, तो अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स है, जो उसमें एक्साइटेशन होनी है, वो हमारा डायरेक्ट, 1 सेकेंड, ओके, तो जब एक्साइटेशन होगी तो मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट से उठा मॉलिक्यूल और सीधा मींस टॉप पे पहुंच गया, ऐसा नहीं। उस मॉलिक्यूल को जो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी लेवल्स हैं उनको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे स्टेयर्स हैं, पहले एक स्टेयर, फिर सेकंड स्टेयर, फिर थर्ड स्टेयर, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। और जो हर एक आपका एनर्जी लेवल है वो आपका एक डेफिनेट एनर्जी के साथ उसका जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट ग्राउंड, जो आपका ग्राउंड स्टेट है, और उसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर जो इनके बीच का जो सेपरेशन है, दैट इज बाय अ डेफिनेट एनर्जी गैप। फॉर एग्जांपल यहाँ राइट साइड में मैंने एग्जांपल दिया है, जो हमारे ये फर्स्ट एक्साइटेशन है, इसको यहाँ पे मैंने जूम आउट करके लिखा है। तो मीन्स जैसे हमारा जो ग्राउंड स्टेट है और जो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सपोज करो, लेट्स सपोज द एनर्जी गैप इज 10 किलो जूल। अब ये जो हमारा एक्साइटेशन है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, इट इज पॉसिबल ओनली देन इफ बी इंसिडेंट 10 किलो जूल। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि अगर सपोज करो 9 किलो जूल हमने इसको इंसिडेंट कर दिया, 9 किलो जूल का एनर्जी हमने इसको सप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि मींस जहां पे एनर्जी लेवल है इसके थोड़ा सा नीचे मॉलिक्यूल पहुंच गया, या 10 किलो जूल की बजाय हमने इसको 15 किलो जूल दे दिया तो ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा फर्स्ट एक्साइटेशन है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, वो तभी होगा जब इसको बिल्कुल एग्जैक्ट हम 10 किलो जूल का एनर्जी देंगे, अदरवाइज एक्साइटेशन नहीं होगा। ये सेम आपको ऐसा है जैसे कि कोई स्टूडेंट है, रूम में बैठा है, उसको मींस यूनिवर्सिटी के गेट तक जाना है, तो वो कैसे जाएगा? पहले तो वो अपना रूम छोड़ेगा, ठीक है, उसके बाद अपना स्कूल स्कूल छोड़ेगा, फिर उसके बाद बिल्डिंग, फिर वो जाके गेट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो सेम हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, और जो हर एक एनर्जी लेवल है दैट इज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर एनर्जी। और एक्साइटेशन कब होगा? जब दोनों के बीच का एनर्जी का जो गैप है, हम उनको उतना एनर्जी सप्लाई करेंगे, राइट? ओके, सो स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली जो हमारा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज एब्जॉर्प्शन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हमारे अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन वर्क करता है। जो भी हम इसमें एक्साइटेशन, सॉरी, जो हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, द अल्ट्रावायलेट रीजन एक्सटेंड फ्रॉम 10 to 14 nanometer. It is subdivided into the near ultraviolet, that is from 200 to 400, and then far or vacuum ultraviolet region 10 to 200 nanometer. The visible region extend from 400 to 800 नैनोमीटर। अब ये जो हमारा क्वार्ट्स रीजन है, इसको क्वार्ट्स रीजन क्यों बोला, या इसको वैक्यूम रीजन क्यों, सॉरी वैक्यूम रीजन, जो हमारा 10 to 200 नैनोमीटर है। अब क्योंकि जो हमारा 10 नैनोमीटर का जो नीचे का रीजन है, अगर हमने उसमें कोई एनालिसिस करना है, ठीक है, तो हमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसको हम बोलते हैं,
उसमें हमें वैक्यूम का कंडीशन लगाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम उसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो ये जो हमारा पर्टिकुलर रीजन है दैट इज 10 to 200 नैनोमीटर, इसमें जो हमारा ऑक्सीजन या जो हमारा एयर है वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्ब करता है। अब सपोज अगर हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं और हमने इसमें वैक्यूम का कंडीशन अप्लाई नहीं किया है, वैक्यूम क्रिएट नहीं किया उसमें, तो क्या होगा, जो हमारा सैंपल है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं उसके साथ जो एयर है या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो भी उसमें स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो आपका एनालिसिस है दैट गेट अल्टर्ड एंड यू विल गॉट द रॉन्ग रिजल्ट्स। ओके, तो सेम हमारा विजिबल रीजन है दैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। The absorption of electromagnetic radiation in the ultraviolet and visible region induces the excitation of an electron from a lower to higher molecular orbitals. Since ultraviolet and visible spectroscopy involve electronic transitions, it is often called as electronic spectroscopy. अब जैसा हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जो हमारा इंटरेक्शन है वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स के साथ होता है। तो ये जो हमारा अल्ट्रावायलेट और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये क्या करता है, जो हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करता है। उनका जो अभी हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ओके, वी हैव सम एब्जॉर्प्शन लॉज एंड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो बेसिकली जो हमारा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज बेस्ड ऑन बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ मींस, ये दो साइंटिस्ट हैं उनके नेम पे ये स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज लैम्बर्ट लॉ, द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड बाय अ होमोजेनियस मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, while the Beer's law states that the absorption of a monochromatic radiation by a homogeneous medium is proportional to the number of absorbing molecule। तो ये तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो गया दोनों का, लैम्बर्ट लॉ का और बीयर्स लॉ का। तो जो कंबाइंड है बियर लैम्बर्ट लॉ का स्टेटमेंट वो क्या बोलता है, द फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्सॉर्बिंग मटेरियल एंड द लेंथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। तो उसको हम बेसिकली 1 सेंटीमीटर लेते हैं, जो इसका कंबाइंड स्टेटमेंट है बियर लैम्बर्ट लॉ का। ठीक है, here I naught is the intensity of incident radiation and I the intensity of radiation transmitted through the sample of a solution, and A is the absorbance or optical density, and epsilon is the molar absorptivity or molar extinction coefficient, and C is the concentration of the solute in moles per liter, and L is the path length of the sample। अभी जो पाथ लेंथ है ये मींस जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है आई थिंक वो सबने देखा होगा। तो पाथ लेंथ उसमें हम क्या लेते हैं, अगर आपने कभी प्रैक्टिकल्स किया होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ का उसमें प्रैक्टिकल होता है टू वेरीफाई द बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्यूबिट्स देखी होगी आपने, क्यूबिट क्वार्ट्ज की होती है और हमारे पास ग्लास की क्यूबिट्स होती है। तो उसका जो मींस जो उसका जो चौड़ाई है दैट इज 1 सेंटीमीटर, हम उसको पाथ लेंथ लेते हैं। ठीक है, और एक इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम अल्ट्रावायलेट रीजन में काम करें, हम कोई सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो हमारे पास दो तरह की क्यूबिट्स होती हैं, एक ग्लास की होती है और एक हमारे पास क्वार्ट्ज की होती है। तो जब भी हम अल्ट्रावायलेट रीजन में काम कर रहे हैं, किसी सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, वी हैव टू यूज ओनली क्वार्ट्ज क्यूबिट, नॉट ग्लास। व्हाई? बिकॉज ग्लास इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, और जब हम विजिबल में काम करते हैं तो आप दोनों क्यूबिट यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, so this is the instrumentation part of a UV visual spectrophotometer। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास रेडिएशन सोर्स, मींस जहां से आपका अल्ट्रावायलेट और विजुअल जो आपका रेडिएशन है वो इमिट होगा, जनरेट होगा, दैट इज रेडिएशन सोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मोनोक्रोमेटर एंड देन योर बीम डिवाइडर। अभी जो बीम डिवाइडर है इसका क्या काम है कि जो आपका जो बीम आया उसको स्प्लिट करता है 2 पार्ट्स में।
एक आपका जो ब्लैंक मींस, अगर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा होगा, बेसिकली आजकल डबल बीम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आते हैं। तो डबल बीम का मतलब क्या है कि उसमें दो बीम्स हैं। एक आपका यहाँ पे देखो बीम डिवाइडर से आपका डिवाइड हो गई है, एक आपकी बीम जा रही है ब्लैंक की तरफ एंड वन इज टुवर्ड्स योर सैंपल। ठीक है, तो सैंपल के बाद फिर आपका सैंपल डिटेक्टर मींस जो भी एब्जॉर्ब हुआ लाइट उसको ये डिटेक्ट करेगा कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ। सेम आपका ब्लैंक है, ब्लैंक मींस, अब थोड़ा सा अगर इसके वर्किंग के बारे में बताएं कि जब भी हम एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ब्लैंकिंग का। मींस जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, जो भी आपका मींस आप कोई आपके पास कोई सैंपल है एनालाइज करने के लिए, तो आप पहले क्या करते हैं, उसका डाइल्यूशन बनाते हैं। कोई आप इथेनॉल में, मिथेनॉल में, इट में बी वाटर और सम अदर सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ब्लैंक करते हैं। तो ब्लैंक करने का मीनिंग क्या है कि मींस अगर आपके सॉल्वेंट का कोई एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, तो वो ब्लैंक उसका जीरो, उसको नलीफाई कर दे, उसको उसका अपना जो भी एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट उसको नलीफाई कर देता है एंड यू विल गॉट ओनली द एब्जॉर्प्शन वैल्यू फॉर ओनली फॉर योर सैंपल। ठीक है, तो ये जो बीम है आपका, जो आपका ब्लैंक से पास आउट हुआ, दिस विल ऑन डिटेक्ट ऑन दिस ब्लैंक डिटेक्टर, एंड जो सैंपल से पास आउट हुआ दैट इज ऑन सैंपल डिटेक्टर। एंड फिर जो भी उसका सिग्नल बनेगा वो फिर एम्पलीफाई होगा। ठीक है, और जैसे ही एम्पलीफायर पे जाएगा आपका सिग्नल, देन वो रिकॉर्ड होगा कि उसमें आपका कितना एब्जॉर्बेंस आया। ठीक है, एंड देन योर जो भी आपके पास स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट होता है। ओके, नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ अल्ट्रा विजुअल, ओरिजिन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ओरिजिन है मींस, ओरिजिन से मतलब क्या है, ये बेसिक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो हमारा इंटरेक्शन है, फिर से यहाँ पे बात आ रही है इंटरेक्शन की, तो मींस इंटरेक्शन कहाँ पे हो रहा है, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में। अब जब हम वैलेंस शेल किसी मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या डेफिनेटली देयर आर सम बॉन्ड्स, मे बी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमारे इसमें जो ट्रांजिशंस है, ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि या तो मींस जैसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ आपके सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। तो वहां पे आपको क्या कौन सा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। देन हमारे पास जो ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जैसे हमें पता है कि जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, जब जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मीन्स यहाँ पे देखो जो सिग्मा, जिसको सिग्मा से डिनोट किया है, मीन्स जो लाइन है ये आपका लेफ्ट साइड पे एनर्जी है, तो सिग्मा का एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, सिग्मा का एनर्जी सबसे कम है, और इसका जो सिग्मा स्टार है दैट इज हाईएस्ट। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आपको सिग्मा टू सिग्मा स्टार कोई ट्रांजिशन करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी। एंड देन आपका नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार है। नॉन बॉन्डिंग मींस जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के पास H2O की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सैचुरेटेड सिस्टम आ जाते हैं, पाई टू पाई स्टार एंड देन नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो ये जो सारी ट्रांजिशंस हैं अब ये एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होती हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग ट्रांजिशन कौन सा होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एंड देन योर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, देन योर पाई टू पाई स्टार एंड देन योर एन टू पाई स्टार। ठीक है, तो मींस अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस, जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वो भी क्या होंगे, मींस पर्टिकुलर जो भी एनर्जी गैप्स होगा। अब सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में कितना एनर्जी गैप है, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि मींस क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब सपोज करो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन होना है मॉलिक्यूल में और उसको एनर्जी चाहिए 50 किलो जूल लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन तभी होगा जब उसको उतना एनर्जी मिलेगा, ना तो ये 51 पे आपको ट्रांजिशन दिखेगा। मींस मैं आर्बिट्रेरी ऐसे नंबर बोल रहा हूँ समझाने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अगर 50 किलो जूल का ट्रांजिशन चाहिए तो 50
किलो जूल एनर्जी ही लगेगा, ना 51 पे होगा, ना ये आपको 48 पे दिखेगा। क्लियर? क्योंकि जो क्वांटाइज्ड वर्ड हमने पीछे देखा उसका मतलब ये है क्वांटाइज्ड, बिल्कुल एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, फॉर्मेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। अब हमने क्या देखा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि ठीक है हमारे पास ट्रांजिशंस है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार है या कोई भी आपके पास पाई टू पाई स्टार है। तो बेसिकली हमें दिखना क्या चाहिए कि ठीक है आपने जितना एनर्जी सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, आपने उतना एनर्जी दिया, एब्जॉर्ब हुआ और आपको एक सिंगल पीक मिल गई। लेकिन अगर आपने जो स्पेक्ट्रम मिलता है, ग्राफ मिलता है, अगर आपने वो देखा होगा तो वो एक सिंगल लाइन ना होके हमारे पास एक वो बैंड बनता है, बैंड। ठीक है, एक सिंगल लाइन नहीं होती हमारे पास, क्योंकि थ्योरेटिकली हमने क्या देखा कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, एक ट्रांजिशन होगी, ठीक है, एक लाइन आगे हमारे पास, पाई टू पाई स्टार है, ठीक है, एक लाइन आगे हमारे पास, उस पर्टिकुलर जो भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उसके क्रॉसपोंडिंग एक लाइन आ गई। तो आनी तो हमारे पास एक सिंगल लाइन आनी चाहिए उस पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंस के लिए, बट ऐसा नहीं होता है, हमारे पास बैंड्स आता है एक। अगर आपने अल्ट्रावायलेट का जो स्पेक्ट्रम का ग्राफ है वो देखा होगा, मीन्स उसमें हम्प्स टाइप आता है आपके पास बैंड। ठीक है, तो वो क्यों आता है? अब जो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने ये दिखाया है पाई टू पाई स्टार, मीन्स ये यहाँ पे कोई ट्रांजिशन हो रहा है पाई टू पाई स्टार। अब पाई टू पाई स्टार तो हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, जो उसके एसोसिएटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है और उस पर्टिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ जो उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। अब देखो यहाँ पे V0 और V1 बताया है, ठीक है, ये V1 क्या है आपका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, V1 सॉरी V0 इज योर ग्राउंड एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल ग्राउंड एनर्जी लेवल, वैसे आपका B1 है। ठीक है, और फिर ऊपर जो है आपको लेफ्ट साइड में ऊपर दिख रहा है पाई स्टार का एक्सपेंडेड व्यू, V डैश नॉट से दिखाया और V डैश 1 से दिखाया है। अब इसमें क्या है, जो हम एक सिंगल ट्रांजिशन सोच रहे थे वो सिंगल ट्रांजिशन ना होके उसमें क्या हो रहा है, एक तो आपका वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक है, वाइब्रेशनल V0 से कहां पे जा रहा है, V0 से ग्राउंड, V0 से ग्राउंड जो आपका एक्साइटेड V0 है उसमें जा रहा है, उसमें भी ट्रांजिशन हो रहा है। सेम ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, R0 से एक्साइटेड जो आपका ये एक्साइटेड R0 है उसमें ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं कि सिंगल ट्रांजिशन हमें दिख रहा है वो सिंगल ट्रांजिशन नहीं होता है। एक जो आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसके पास उसके अपने ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल में क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। ठीक है, और हर एक अपने जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसका अपना एक रोटेशनल एनर्जी लेवल है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास सपोज करो 4 गिलास है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास, दूसरे के अंदर तीसरा गिलास, और आपने ऐसे एक कुछ बना लिया। ठीक है, ये दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मींस जो बाहर वाला है, बाहर वाला गिलास है वो क्या है आपका, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, और जो उसके अंदर वाला गिलास है दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और उस गिलास के अंदर एक और गिलास है आपका दैट इज रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो मींस जो आपको हमें बैंड दिखता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में दैट इज ड्यू टू दिस ट्रांजिशन, क्योंकि क्या होगा, पहले आपकी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आएंगे, फिर आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस आएंगे, देन योर जो आपको एक्साइटेशन दिखेगा, फिर जाके कहीं आपको पाई टू पाई स्टार वाला जो ट्रांजिशन है वो नजर आएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि हमें एक सिंगल लाइन का पीक ना दिख के हमारे पास एक बैंड बन के आता है इन अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट शिफ्ट इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें कुछ एक टर्म्स होते हैं, जैसे आपको ये हम्प्स दिख रहा है यहाँ पे एक एक जस्ट लाइक पहाड़ जैसा दिख रहा है आपको, दिस इज योर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो हम्प दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, दिस इज लैम्डा मैक्स। अब लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है कि द वेवलेंथ एट विच योर सैंपल शोइंग द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, तो यहाँ पे ये आपका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है।
अब हमने कोई एनालिसिस किया या पर कोई हमारे पास सैंपल है या कोई हमारे पास कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल वो हमारा फॉर सपोज 500 नैनोमीटर पे आपको वो क्या दिखा रहा है, लैम्डा मैक्स दिखा रहा है। अब आपने कोई उसके ऊपर मॉडिफिकेशन किया या कोई आपने सॉल्वेंट चेंज किया, फिर आपने फिर से उसका जो स्पेक्ट्रा है वो रन किया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, ठीक है। तो अब जो आपको बिफोर एनालिसिस जो आपको 500 नैनोमीटर पे जो उसका लैम्डा मैक्स दिख रहा था, वो अब अगर आपको 550 पे दिखता है, मींस आपको राइट साइड में शिफ्ट नजर आता है, ठीक है, राइट साइड में, तो उसको हम बोलेंगे बाथोक्रोमिक शिफ्ट, और हम इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्लियर? जब हम जो लैम्डा मैक्स है दैट इज शिफ्ट टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना डिपिक्ट करना भूल गया हूँ। यहाँ जो आपका राइट साइड है, अगर हम यूवी विजुअल की बात करते हैं, कंबाइन यूवी विजुअल की बात करते हैं, तो 200 टू फ्रॉम लेफ्ट 200 टू राइट में आपका 800 नैनोमीटर है। क्लियर? तो जब 550 नैनोमीटर आ गया किसी एनालिसिस के बाद, तो हम उसको बोलेंगे लैम्डा मैक्स, ठीक है, क्योंकि जो उसका लैम्डा मैक्स है वो आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो दैट इज बाथोक्रोमिक शिफ्ट। अब कोई और हमने मॉडिफिकेशन किया, अब जो हमारा लैम्डा मैक्स आ रहा है वो जो हमारा इनिशियली था 500 पे ना आके वो सपोज करो एक शिफ्ट, और सेम ये जो दो शिफ्ट अभी डिस्कस की, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड बाथोक्रोमिक शिफ्ट, दिस इज अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ लैम्डा मैक्स, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल these हिप्सोक्रोमिक, बाथोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जो हमारी हिप्सोक्रोमिक एंड बाथोक्रोमिक शिफ्ट है, उसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू में चेंज आता है, उसमें इंटेंसिटी में चेंज नहीं आएगा। वाइलेस हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जो ब्लैक में एरो बताए हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये क्या शिफ्ट बताते हैं, आपका जो इंटेंसिटी है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कोई आपका आपने एनालिसिस किया और आपका 0.5 एब्जॉर्बेंस आ रहा है, और आफ्टर सर्टेन एनालिस सर्टेन मॉडिफिकेशन जो आपका प्रीवियस वाला था वो थोड़ा आपका कम हो गया, 0.2 हो गया, 0.1 हो गया, मींस आपका जो इंटेंसिटी का जो वैल्यू था वो कम हो गया, तो कम हो गया दैट मींस हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अगर इंटेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज हो गया, इंटेंसिटी आपका इंक्रीज हो गया, तो दैट इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ओके, हाइपरक्रोमिक। तो ये जो आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, ये हमें बताता है इंटेंसिटी का शिफ्ट हुआ है, इंटेंसिटी का शिफ्ट। ओके,